नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की नई कविता देखने जा रहे हैं, जिसका नाम निर्माणों के पावन युग में, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पंतप्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी घर पर है, कोविड-19 के महामारी में आप सभी छात्र घर पर है और मुझे आशा है कि आप अध्ययन कर रहे हैं। उस समय जो आपको आने वाली कठिनाइयां, जैसे कठिन शब्द, मुहावरे, वाक् प्रचार, ऐसे विभिन्न प्रकार की कठिनाई आपको आ सकती है, तो आप मुझको व्हाट्सएप या फोन लगाकर बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की नई कविता, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, जो लिखी है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आइए उनका एक अल्प परिचय हम यहाँ पर ले लेंगे। उनका जन्म, अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय देखो उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां देखो उनकी। मेरी 51 कविताएं, इनका एक कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये उनकी गद्य रचनाएं हैं। हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। उनका परमाणु अनुसंधान हुआ है, तो अभी उनको 1 साल ही हुए हैं, उनका देहांत हुआ है। अभी इस अगस्त महीने में उनका पहली पुण्यतिथि हुई है, जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उनका अभी समारोह किया है, पुण्यतिथि समारोह किया है। तो चलिए, आज इस पद्य में क्या है, प्रस्तुत पद्य में क्या है, वह हम पद्य संबंधी में देखेंगे। यह कविता है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इस दृश्य में अनुभूतियों को साकार किया जाता है, यह कविता होती है। कविता की परिभाषा दी है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व दिया है, विशेष महत्व प्रदान किया है। देखिए, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। स्वाभाविक है, हमें हमारा विकास, लोकोत्तर विकास हम करते जा रहे हैं। हम चांद पर और मंगल ग्रह पर भी जा चुके हैं। ऐसे हम मानव, जो हमारी उत्तरोत्तर हम हमारा विकास कर रहे हैं, परंतु हमारा भीतरी विकास नहीं हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पूर्व पंतप्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे इस भीतरी जिजीविषा को हमें प्रकट किया है। तो आइए, इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर के अनेक गुणों को हम बाहर निकालेंगे। हमें जो छुपे हुए गुण है या अवगुण है, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको उजागर करेंगे। तो चलिए, मुझे आशा है सभी मेरे छात्रों ने किताबें खोली है और पेज नंबर 37 को खोला है। देखिए, मैं आज पंक्ति दर पंक्ति को आपको मैं समझाऊंगा। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, जो आपको ध्यान में देना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए, इस पंक्ति में अटल बिहारी जी कहते हैं कि निर्माणों के युग, निर्माणों में यानी विकास में, यह युग कैसा है? निर्माणों का है, विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पाकीज़ा है, पवित्र है। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी बहुत बड़ा स्थान है, वो भी जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर लोग
हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार का कल्याण नहीं भूलना चाहिए, संसार का कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि हर एक लोग, हर एक समाज, हर एक मानव अपनी उन्नति के लिए हमारे भीतरी जो छुपे अच्छे गुण को भुला जाता है और केवल स्वार्थ की आंधी में देखता है मेरा कैसा भला हो। इसमें मेरा भला करते करते समाज का या देश का हित वो देखता नहीं है। इसी को अटल बिहारी जी ने उजागर किया कि हम हमारे स्वार्थ के लिए हमारे देश का या संसार का बलि नहीं दे सकते। वे कहते हैं कि इस पावन युग में ये जो निर्माण हम विकास कर रहे, जहां जहां हमें विकास दिखता है, विकास दिखाई देता है, मानव विकास, यंत्रों में विकास, टेक्नोलॉजी में विकास, हर तरफ विकास दिखता है, परंतु हमारे अंदर का विकास हम नहीं देखते हैं, वह हम उसको उजागर नहीं करते हैं। हमारे वसुधा यानी ये जो पृथ्वी है उसको वसुधा कहा है। कल्याण यानी अच्छा, मंगल कार्य, और स्वार्थ यानी खुद का सोचना, केवल खुद का सोचना, उसको स्वार्थ का कहते हैं। साधना यानी पूजा अर्चा। देखो, मैं कविता पद्य पढ़ाते पढ़ाते आपको कठिन बातें, कठिन शब्दार्थ भी समझा जा रहा हूं जो आपको नोटबुक में लिखना है। निर्माण यानी विकास करने की भावना, पावन यानी पवित्र, चरित्र यानी हमारा जीवन यापन। आगे देखिए, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए, यहाँ पर अनेक शब्द आए हैं। अगम, माना अगम अगाध, अगाध यानी जिसकी कोई हम ऊंचाई या खुली नाप नहीं सकती, अगाध है वह, यानी अमर्याद है। सिंधु यानी नदी, संघर्ष यानी हम हमारे जीवन में कर रहे क्रियाकलाप, मजदार यानी प्रवाह, नूतन यानी नया, अनुसंधान खोज, ऐसे नए नए शब्द हम इसमें देखते हैं। इस दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, लोगों में यह सच है कि समुद्र अपार है और अथाह है, उसकी खोली को हम नाप नहीं सकते, वो अथाह है, अगाध है। इस तरह संघर्ष का भी हर पार नहीं है। हमारे जीवन में बहुत ही संघर्ष है, उसका भी कुछ पार नहीं है, अमर्याद है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष हमारे संघर्षों के बीच यानी मझधार के बीच में छोड़ना नहीं है, छोड़ देना नहीं है, क्योंकि वो उसको मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। यानी आपके जीवन में या टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है उसको हम नए नए अनुसंधान के को माध्यम में लेते हुए उसको हम सुलझाने चाहिए, ना कि उलझाना नहीं चाहिए। यही इसका अर्थ है। आगे देखिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखो, प्रस्तुत आगे की पंक्ति में क्या कहा है? शील विनय के बारे में कहा है। अटल बिहारी
अटल बिहारी जी कहते हैं, लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने आदर्श कहलाते हैं तथा दूसरों के अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागरूक करना जरूरी है। हमारे अंदर जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं उसको हम जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि लोग चेतना में चले जाते हैं। लोग हमारे भीतर अंदर जो छुपे हुए गुण हैं उसको हमें जागरूक करना है, क्योंकि वह समाज उपयोगी होते हैं, समाज के लिए अच्छे होते हैं, ना कि समाज को बिगाड़ने के लिए वो अच्छे होते हैं। तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। नैतिक आधार ही नहीं है, मानव के अंदर नैतिक आधार ही नहीं है तो हमारा निर्माण, हमारा जो विकास वो पावन नहीं हो सकता, पाकीज़ा नहीं हो सकता। जो नैतिक आधार से है, जिसका नैतिक आधार शिक्षा है, वो अगर है तो वह जीवन यापन हमारे समाज में करता है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। वे कहते हैं और इस युग निर्माणों में जो विकास है इसको हमें अबाधित रखना है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र का निर्माण भी, उसकी बात भी भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में है। जो कोई हमें मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, अरे भाई ये बातें नहीं है। हमें बातें वसुधा के कल्याण की करनी चाहिए, ना कि अपनी। और उसको हमें हमारे अंदर वो चेतना हमें जागरूक रखनी है। हमें वो दिए की बाती हर हमारी अच्छी बातों को उजागर रखना है। आगे देखिए, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, सत्य साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इसका अर्थ देखो, वे कहते हैं, अटल बिहारी जी कहते हैं, आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं, भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना ना भूलें। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और कहते हैं कि युग निर्माणों का है, यह बहुत बड़ा पवित्र है। वह और कहते हैं कि जो आविष्कार हुए हैं, आविष्कार जो हुए हैं, जिन वस्तु का निर्माण हुआ है आविष्कारों में, यदि वे मनुष्य को काम नहीं आ सकते, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो विज्ञान क्या है, वह व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं है। अगर वो प्राणियों, सजीव आदमियों या प्राणियों के काम में नहीं आता है, वो विज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। केवल वह बड़ी बड़ी मंजिलें बना रहा है, इमारतें बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, परंतु अगर वो सजीवता के लिए काम में नहीं आता है तो वो व्यर्थ है। यहाँ पर वे बातें कही है। आखिरी पंक्ति देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमें हमारा विकास तो करना है। हमें विकास करते करते हमारे अंदर छिपे हुए गुणों को भी चेतना रूपी जागरूक करना है, क्योंकि वह जो गुण है वह गुण हमारे समाज के प्रति लाभदायक होंगे, उसका लाभ हमें मिलेगा। क्योंकि एक उदाहरण, घर है, घर अच्छा
बहुत बड़ा अच्छा बंधा हुआ है, रंग अच्छा दिया हुआ है, आगे कार रखी है, घर में माँ बाप है, भाई बहन है, बेटे है, बहू है, सब है, घर में सब रहते हैं, परंतु हर एक अपने इसमें विचार में डूबा है। कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, तो वो घर किस काम का। विज्ञान ने वह घर बांध दिया, विज्ञान ने वह गाड़ी दी है, विज्ञान ने सारे भौतिक सुविधा उस घर में दी है, परंतु विज्ञान ने घर के अंदर प्रेम नहीं दिया, लगाव नहीं दिया। यही अटल बिहारी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि आपने भौतिकता के कारण आप बहुत बड़ा विकास कर चुके हैं, परंतु आपका अंदर का जो विकास है वो अभी नहीं हुआ है। उसको उजागर करो, उसको चेतना दो, हर एक को प्रेम दो, लगाव दो, हर एक को प्रेम से बोलो, चाहे कोई भी हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रेम उसमें होता ही होता है। यही प्रेम आपको देना है, यही इसी से आपको वसुधा का कल्याण करना है। वसुधा में रहे हुए सभी जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, उसका कल्याण करना है। यही इस पद्य की, कविता की एक नींव है, एक शुरुआत है, एक सोच है। तो आइए छात्रों, प्रस्तुत कविता का अर्थ आपको समझा है। मैं आशा करता हूं आपको इस कविता में कुछ भी कठिन लगा नहीं है। आप इस कविता को बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह कविता समाप्त होती है। अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।